हेलो गाइज, हाउ आर यू। इंग्लिश एसएससी के चैनल पर आपका स्वागत है। गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द सेंटेंसेज यानी वाक्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ। गाइज, आपको पता है कि जब हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें सेंटेंसेज के बारे में पता होना चाहिए, कि जब तक हम सेंटेंस के बारे में हमें पता नहीं होगा तो हम ठीक तरह से इंग्लिश को सीख नहीं पाएंगे और ठीक तरह से बोल नहीं पाएंगे। तो गाइज, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस क्या होते हैं, किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी सेंटेंस है वो शब्दों का समूह है, यानी सेंटेंस है वो शब्दों का समूह है जो एक कंप्लीट यानी संपूर्ण सेंस यानी समझ बनाता है। यानी एक सेंटेंस उसे कहते हैं, शब्दों का वो समूह होता है जिससे एक अर्थ निकले, जिससे एक मतलब निकले, उसे सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स है जैसे द माउस रेन अवे। माउस रेन अवे यानी चूहा दौड़ गया। तो इससे हमें एक सेंस निकला, हम समझ गए कि चूहे ने क्या किया है। शी रीड ऑल द बुक, उसने सारी किताबें पढ़ी। तो इससे भी हमें पता है कि सेंटेंस को पढ़ने से हमारी समझ में आ गया कि सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है और बुक के साथ क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब देखिए, हम इन ईच ऑफ दीज यानी इन दोनों में से द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ए मैनर, यानी जो शब्द है वो अरेंज्ड किए गए हैं, व्यवस्थित तरीके से एक रखे गए हैं। दे मेक सेंस एंड कन्वे ए कंप्लीट थॉट। दे मेक सेंस यानी इससे एक समझ भी बनती है और कन्वे एक कंप्लीट थॉट, और एक हमें संपूर्ण विचार देता है, बताता है। A sentence always begins with a capital letter and ends with full stop or a question marks or an exclamation mark. This sentence, देखो, sentence always begins with a capital letter, यानी कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, तो वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और एंड्स विद फुल स्टॉप, और वो किससे समाप्त हो जाता है, यानी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप यूज करते हैं। जैसे देखो, द माउस रेन अवे, फुल स्टॉप। एक क्वेश्चन मार्क्स, अगर सेंटेंस क्वेश्चन वाला हो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पर क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है लास्ट के अंदर। एंड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, या फिर जो विस्मय बोधक चिन्ह होता है वो लगाया जाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि किस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, किस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है और किस सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है यानी विस्मय बोधक चिन्ह लगता है। पहले हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने भागों में विभाजित होता है, सेंटेंस कितने भागों में होता है। A sentence has two parts, subject and predicate। यानी सेंटेंस है वो दो भागों में बटता है, दो भागों में बटता है, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। यानी एक तो सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है, एक वो प्रेडिकेट यानी जो विधेय, जो बचा हुआ सेंटेंस था जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम करता है। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता adopted two beautiful children। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता है वो सब्जेक्ट, अडॉप्टेड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन यानी दो सुंदर बच्चों को ग्रहण करते हैं, यानी उनको गोद लेते हैं। तो ये जो इतना सारा है यानी ये प्रेडिकेट है, और ये जो सब्जेक्ट्स है दोनों, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अब हम इसके बारे में समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो देखिए, a subject is the part of a sentence that tells us who or what the sentence is about। यानी सब्जेक्ट है वो सेंटेंस का वो भाग होता है जो हमें बताता है कि कौन या क्या या
कौन या किस के बारे में है, यानी उसमें काम करने वाला कौन है या कौन काम कर रहा है। इट कैन बी ए नाउन और प्रोनाउन। अब वो जो काम करने वाले जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी वो संज्ञा भी हो सकती है या वो सर्वनाम भी हो सकता है। The part of a sentence which tells us something about the subject is called the predicate। और जो सेंटेंस का वह भाग जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है वो है प्रेडिकेट। यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है सेंटेंस का भाग, वो तो सब्जेक्ट होता है, और उसमें जो काम करने वाला कौन या जो किस के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम इसमें पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। राम एंड रानी लिव इन अ जॉइंट फैमिली। अब देखिए राम एंड रानी है, ये सब्जेक्ट है। लिव इन अ जॉइंट फैमिली ये प्रेडिकेट है, क्योंकि लिव इन ए जॉइंट फैमिली, ये जॉइंट फैमिली में कौन रहते हैं, तो राम है रानी, ठीक है ना। और राम और रानी के बारे में बता रहे कि वो किस फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में, तो ये प्रेडिकेट हुआ और ये सब्जेक्ट हो गया। वी वेंट टू सी अ मूवी एट नाइट, तो देखो वी है वो सब्जेक्ट है और वेंट टू सी अ मूवी एट नाइट ये प्रेडिकेट है। हर ब्रदर इज एन एक्सीलेंट कुक, उसका भाई ये सब्जेक्ट है। इज एन एक्सीलेंट कुक यानी एक अच्छा रसोइया है, ये है उसका प्रेडिकेट सेंटेंस का, यानी अच्छा रसोइया कौन है, तो हर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। द कलर्ड वर्ड इज दीज सेंटेंस आर सब्जेक्ट्स, यानी जो रंगीन में थे, कलर में थे, वो तो सब्जेक्ट्स है। एंड द अंडरलाइंड वर्ड्स आर द प्रेडिकेट, यानी जिसके अंडरलाइन थी वो प्रेडिकेट, जो मैंने आपको बताया था। तो सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट से पहले आता है। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट से पहले सब्जेक्ट आता है। हाउएवर, फिर भी इन सम केसेस, कुछ ऐसे केस है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, द सब्जेक्ट में कम आफ्टर द प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट के बाद में भी सब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल दिया, शॉर्ट एंड एक्साइटिंग वाज द वेकेशन, तो द वेकेशन है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, शॉर्ट एंड एक्साइटिंग वाज ये प्रेडिकेट। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दीज आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस है वो 4 प्रकार के होते हैं, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में। पहला असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। A sentence that makes a statement is called an assertive sentence, यानी वो सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बनाता है, जो एक स्टेटमेंट के बारे में बताता है, वो assertive सेंटेंस है, यानी जो किसी घटना का वर्णन करता है, किसी घटना के बारे में बताता है, वो assertive सेंटेंस है। It is also known as the declarative sentence, इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, यानी असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं और इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप। अब देखिए जो पहले हमने बात की, यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है ना। तो जो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है उसके अंत में फुल स्टॉप लगता है, यानी फुल स्टॉप लग जाता है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये जो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो 2 प्रकार के हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। राम ड्राइव्स वेरी फास्ट, दे विल नॉट वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो देखिए These sentences state something about their subjects, ये जो सेंटेंस है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं, कुछ वर्णन करते हैं। आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो उनको हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो सब्जेक्ट की स्थिति के बारे में बताते हैं।
द फर्स्ट सेंटेंस इज पॉजिटिव। अब जो पहला सेंटेंस हमने किया था, राम ड्राइव्स वेरी फास्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। while the second sentence is a negative sentence, जबकि 2 नंबर का है ना ये नोट वाला, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो we can change a positive sentence into a negative sentence in the following ways। अब इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं, यानी जिस सेंटेंस में नोट लग जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, और जिसमें नोट नहीं लगता वो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। एडिंग द वर्ड नो, यानी उनमें नो जोड़ करके या नोट जोड़ करके हम उनको नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आई हैव मनी, आई हैव नो मनी, यानी आई हैव मनी मेरे पास पैसा है, आई हैव नो मनी मेरे पास पैसा नहीं है। नेहा हैज न्यूज फॉर यू, नेहा के पास, नेहा हैज न्यूज फॉर यू, नेहा तुम्हारे लिए कोई समाचार रखती है, तुम्हारे लिए उसके पास कोई समाचार है। नेहा हैज नो न्यूज फॉर यू, नेहा के लिए तुम्हारे पास कोई समाचार नहीं है। ये बनाए थे। अब हम प्लेसिंग नॉट आफ्टर बी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, यानी अब हम नोट रखेंगे बी के बाद में, यानी जो बी फॉर्म होती है, बी का प्रेजेंट के अंदर इज, एम, आर होता है, और पास्ट में वॉज, वर यूज किया जाता है। इसका ध्यान दीजिएगा, अगर बी प्रेजेंट में है, बी का मतलब होना होता है, तो हिंदी में जैसे है यूज करते हैं, जैसे राम एक लड़का है, हम छात्र हैं, तो यहां पर प्रेजेंट इसके लिए इज, एम, आर का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, और पास्ट में वॉज और वर का यूज किया जाता है, वही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज किया जाता है। एग्जांपल लेते हैं, आई एम टायर्ड और आई एम नॉट टायर्ड। अब आई एम टायर्ड ये पॉजिटिव सेंटेंस है, आई एम नॉट टायर्ड, सॉरी आई एम टायर्ड ये पॉजिटिव है, आई एम नॉट टायर्ड ये नेगेटिव सेंटेंस है। ही इज टायर्ड, ही इज नॉट टायर्ड, ही इज टायर्ड पॉजिटिव और ही इज नॉट टायर्ड, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। एडिंग नॉट बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मैन वर्ब, यानी जो जोड़ना बिटवीन किसके, हेल्पिंग वर्ब के और मैन वर्ब के, यानी जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैव, विल, शैल, यानी मॉडल जो भी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में जो मैन वर्ब होती है उनके बीच में नॉट जोड़ना, जैसे एग्जांपल आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो देखो ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ एम का यूज करते और वर्ब में आईएनजी लगाते, तो ये है मैन वर्ब और ये होगी हेल्पिंग वर्ब। तो दोनों के बीच में नॉट, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं और मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। मैं फुटबॉल खेल रहा हूं पॉजिटिव है और मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं नेगेटिव है। शी इज गोइंग टू जयपुर, वह जयपुर जा रही है, और शी इज नॉट गोइंग टू जयपुर, वो जयपुर नहीं जा रही है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में नॉट का यूज। एडिंग हेल्पिंग वर्ब लाइक डू, डज एंड डिड बिफोर नॉट, और नॉट से पहले डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब का हम एग्जांपल में समझेंगे किस तरह से यूज किया था। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर नॉट का यूज कैसे होता है। एग्जांपल, आई ड्रिंक कॉफी, सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी दे, वी, आई, यू और एक से अधिक नाम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तो उनके साथ एस ई एस आता है, एस ई या ई एस आता है वर्ब के अंत में। तो देखिए आई ड्रिंक कॉफी और आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी, तो यहाँ पर डू नॉट, ठीक है ना, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया और पहले वाला पॉजिटिव सेंटेंस था। नेहा प्लेड फुटबॉल, ये सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, नेहा प्लेड फुटबॉल, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेहा डिड नॉट प्ले फुटबॉल, अब डिड लगने के बाद सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, यानी नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं।
तो डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। यानी एक सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है जिसमें किसी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। इट ऑलवेज एंड्स विद क्वेश्चन मार्क्स। ये क्वेश्चन मार्क यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें किसी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, उस सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। और यह बात हम पहले ही कर चुके हैं कि जब भी कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, प्रथम अक्षर होता है, वो कैपिटल होता है। तो अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। क्वेश्चन एग्जांपल्स, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु का मतलब कौन, कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूजुअल क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब देना होता है। Why are you not answering our calls? तुम हमारे कॉल का जवाब क्यों नहीं देते हो। तो देखो इसमें भी उसने क्वेश्चन किया। तो these are different type of questions, yes no questions and WS questions। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना। एक तो वो सेंटेंस होता है जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन, जिसमें हमें किसी चीज का वर्णन करता है, यस या नो में आंसर नहीं दे सकते। यस और नो क्वेश्चंस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए, आर यू एंग्री। अब देखिए आर है, इसका मतलब है क्या, ठीक है ना। अगर किसी भी सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है, तो उस हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। वो होगा अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या मतलब हो, तो आर यू हैंग्री, क्या तुम भूखे हो। कैन यू प्ले हॉकी, क्या तुम फुटबॉल खेल सकते हो। तो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस कैन बी यस और नो। अब इन क्वेश्चन का आंसर हम या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे, और जो भी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है सेंटेंस के, उसका आंसर हम हमेशा यस या नो में ही देंगे। दीज WH क्वेश्चंस। अब है WH वर्ड। अब WH वर्ड में आपको बता दूं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, हुम, हुज, ठीक है ना, हाउ मनी। ये सारे WH क्वेश्चंस हैं, यानी इनसे शुरू होते हैं। WH क्वेश्चंस आर आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। इनको क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, यानी इससे हम कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, कोई चीज की जानकारी ले सकते हैं। यू कैन नॉट आंसर अ WH क्वेश्चन विद यस और नो। आप इस WH क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसके अंदर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको कुछ न कुछ जवाब देना पड़ेगा। You need to answer the question with some information। आपको उसका प्रश्न का जवाब देने के लिए इंफॉर्मेशन यानी कुछ न कुछ आपको सूचना देनी पड़ेगी। अब हम WH क्वेश्चंस के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे वेयर इज नेहा स्टडीइंग। नेहा कहां पढ़ रही। अब इसका जवाब ये नहीं कह सकते कि यस, नो, हाँ या ना, हमें इसकी सूचना या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो नेहा इज स्टडीइंग इन जयपुर, ये हमें आंसर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने वेयर से क्वेश्चन किया, कहां, स्थान पूछा है, तो उस स्थान को हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट डिड अमित ईट। अमित है, वो अमित ने क्या खाया। सिंपल पास्ट टेंस, व्हाट डिड अमित ईट, अमित ने क्या खाया वो, तो इसका आंसर देना पड़ेगा अमित एट एन एप्पल, अमित ने सेब खाया। इसका जवाब यस या नो में नहीं हो सकता। तो वी कैन चेंज एन असर्टिव सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग वे। अब इस तरीके से हम
जो असर्टिव सेंटेंस है उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल सकते हैं, क्वेश्चन मार्क में कर सकते हैं। देखिए, प्लेसिंग इज एम आर was verb before the subject when we have only helping verb in a sentence। यानी इज एम आर was verb हम पहले रख करके, सब्जेक्ट से पहले रख करके हम, जब वी हैव ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, जब हम सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रखते हैं किसी असर्टिव सेंटेंस में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लगा करके, यानी शुरू में लगा करके हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख देते हैं सब्जेक्ट के पहले, तो फिर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, लास्ट में क्वेश्चन हमारे लगाना होता है। तो देखिए, यू आर टायर्ड, अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है आर, तो इस आर को असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आर यू टायर्ड। देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, जबकि इसमें क्या था, लास्ट में फुल स्टॉप था। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि असर्टिव सेंटेंस होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो डब्ल्यूएच वाला हो या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला हो, उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो आर यू टायर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा और जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ गई, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है आई एम एन ऑथर, है ना, मैं एक लेखक हूं, तो देखो एम को उसने पहले निकाल लिया, एम आई, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले एम लगा दिया, एम आई एन ऑथर, तो इसका मतलब क्या मैं एक लेखक हूं, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, प्लेसिंग द सब्जेक्ट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और द मेन वर्ब व्हेन ए सेंटेंस बोथ दीज वर्ब्स, यानी कोई सब्जेक्ट जिसकी हेल्पिंग वर्ब हो और उसमें मेन वर्ब हो, तो उस हेल्पिंग वर्ब को उस सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। यानी कोई भी चाहे टेंस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, कोई भी टेंस हो चाहे, अगर उसमें हेल्प मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो वो सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए, नेहा इज प्लेइंग विद हर पेट, अब देखिए नेहा ये सब्जेक्ट है और ये प्लेइंग मेन वर्ब है, तो इस इज को हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगाएंगे, इज नेहा प्लेइंग विद हर पेट। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा कि क्या नेहा अपने पेट, यानी जो पालतू है उसके साथ या पालतू कुत्ता जो भी है उसके साथ खेल रही है। शालिनी वॉज पेंटिंग द कैनवास, ठीक है ना, तो शालिनी है वो कैनवास पे पेंटिंग कर रही है, तो इसे वॉज को उसने पहले निकाला, वॉज शालिनी पेंटिंग द कैनवास, क्या शालिनी है वो पेंटिंग कैनवास पेंटिंग कर रही है, यानी ये क्वेश्चन मार्क हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, यानी जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक, हिंदी में बोलते हैं इसको विस्मय बोधक वाक्य, कि when a sentence express a sudden strong feeling, exclamatory sentence ये कहते हैं कि when a sentence express a sudden and strong feeling of happiness, sadness, hurt, fear और surprise, यानी जब एक सेंटेंस अचानक और एक मजबूत भावना के साथ अपनी प्रसन्नता को, अपने दुख को, अपने कष्ट को, डर को या आश्चर्य को प्रकट करता है, it is called an exclamatory sentence, और उसे क्या कहते हैं, it is called an exclamatory sentence, और इसे exclamatory यानी विस्मय बोधक सेंटेंस होता है जिसमें हम अचानक और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ, यानी एक स्ट्रॉन्ग भावना के साथ, मजबूत भावना के साथ हम अपने सुख को, अपनी प्रसन्नता को, अपने दुख को, अपने कष्ट को, डर को, सरप्राइज को अचानक फीलिंग मतलब अचानक प्रकट करते हैं। तो अब एग्जांपल है एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स और एक्स इज यूज्ड फॉर दिस सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेशन मार्क is used for these sentences
और इन सेंटेंसेस के अंदर ये एक्सक्लेमेशन यानी विस्मय बोधक चिन्ह लिखा जाता है, विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल्स है, वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब देखिए वाओ, ये इसने एक सरप्राइज किया, दिस इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, कितनी सुंदर ड्रेस है ना, दिस इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ये बहुत सुंदर ड्रेस है, वाओ। तो इसने ये फीलिंग दी अपनी, सरप्राइज, एकदम मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, सडन फीलिंग है, वाओ। ब्रेवो द डॉग सेव्ड द किड, है ना। अब देखो ब्रेव, ये भी फीलिंग अचानक, वाओ द ब्रेवो द डॉग सेव्ड द किड, यानी बहुत अच्छा, बहादुरी का काम हो गया कि द डॉग सेव्ड द किड, कि कुत्ते ने बच्चे को बचाया। लास्ट सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इसको बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य, आदेशात्मक, यह आदेशात्मक वाक्य। गाइस ये आदेशात्मक वाक्य है, ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज किया जाता है, यानी हम अपनी बोलचाल की इंग्लिश में इस इंपेरेटिव सेंटेंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। देखिए, when a sentence tells us about an order, request, advice, command, it is called an imperative sentence. When a sentence tells, जब हमें कोई सेंटेंस बताता है किसी आदेश के बारे में, कोई प्रार्थना या निवेदन के बारे में, कोई सलाह या एडवाइस के बारे में, कोई कमांड या हमें कोई आदेश मिलता है, तो वो सेंटेंस कौन सा होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें किसी को आदेश दिया जाता है या किसी को हम सलाह दे देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को, ठीक है ना, तो वहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। इट एंड्स विद फुल स्टॉप, और इस सेंटेंस के अंत में असर्टिव सेंटेंस की तरह फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। ध्यान दीजिए, असर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स है इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज स्टॉप, डोंट मेक ए नॉइज। और एग्जांपल जैसे कम हियर, रीड दिस बुक, राइट ए लेसन, ठीक है ना, सिट डाउन, कम ऑन, गेट अप, गो आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। ऐसे कई सारे सेंटेंस है जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो अपनी बोलचाल की भाषा में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो प्लीज स्टॉप, कृपया रुकिए, डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर नेगेटिव होता है तो इसमें डोंट होता है, डोंट से शुरू होता है। अगर हम नकारात्मक वाक्य हो यानी किसी को मना करते हैं तो डोंट से शुरू होता है, डजंट नहीं आता कभी भी, ठीक है ना। डोंट मेक ए नॉइस, डोंट कम हियर, डोंट डू दिस, है ना, डोंट प्ले फुटबॉल, तो ये डोंट से शुरू होता है। और अगर सीधा सेंटेंस एकदम सीधी बात कहनी है, जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, शट द विंडो, ओपन द डोर, तो ये यहाँ पर नोट का यूज नहीं होता है, यानी हम इसको आदेश देते हैं, और आदेश में अगर हम किसी को मना करते हैं तो डोंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप और भी कई सारे जो सेंटेंस है वो आप यूज कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो गाइस आज इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ नया सीखा, आपने कुछ अच्छा लगा है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ कमी लगी है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।